हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप मित्रा टेट। तो दोस्तों, जो हमारी ये चाइल्ड साइकोलॉजी वाली सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो के साथ हम आज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। 3 वीडियो हमने पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 होगा और अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की है, वो एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि एक 5 साल की लड़की है, वो टी शर्ट को फोल्ड करते हुए अपने आप से ही बातें कर रही है। तो लड़की द्वारा जो प्रदर्शित व्यवहार होगा वो इनमें से जो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन उसको सही तरीके से डिफाइन करता होगा। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जैसे एक स्टेटमेंट कह रहा है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बाकी ऐसे ही बाकी ऑप्शन में भी देखोगे तो हर ऑप्शन में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जीन पियाजे और जो लेव वाइगोत्स्की हैं, उन दोनों साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनके जो डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको अगर ध्यान होगा तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो हैं, वो जो मनुष्य होता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट होता है उस पर बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो पक्ष होता है उस पर बात करते हैं कि ज्ञान निर्माण होता है या मानसिक विकास किस प्रकार से होता है किसी मनुष्य का। उस पर दोनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, ये बातें करते हैं। तो जो जीन पियाजे जो हैं और जो लेव वाइगोत्स्की हैं, दोनों दोनों बात है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे करते हैं। लेकिन दोनों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं वो जेनेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या उसका जो एज वाला फैक्टर होता है, फिजिकल जो आस्पेक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे किस प्रकार से उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, वो जो उसका सोशल इन्वायरमेंट होता है, सामाजिक जो वातावरण होता है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है समाज का, परिवार, स्कूल वगैरह, मित्र मंडली ये वगैरह, इन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। यानी कि वो इन चीज़ों के इफेक्ट को लेते हुए जो संज्ञानात्मक विकास है किसी बालक का, उस पर जोर देते हैं। तो दोनों के संज्ञानात्मक विकास देखने के जो एस्पेक्ट हैं वो इस प्रकार से डिफरेंट है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 5 साल की लड़की अगर खुद से बातें करते हुए अपनी टी शर्ट को फोल्ड कर रही है, तो जो जीन पियाजे होंगे, जीन पियाजे ये समझेंगे कि जो बालिका है वो इसीलिए आपस में बात कर रही है, मतलब खुद से बात कर रही है, यानी कि निजी भाषण कहेंगे उसे। वो मानेंगे कि ये क्या है, बच्ची अहम केंद्रित प्रकृति में है। अहम केंद्रित प्रकृति का अर्थ है कि अहम केंद्रित प्रकृति जीन पियाजे इस प्रकार से वो डिफाइन करते हैं कि बच्ची क्या समझेगी कि जो मैं बोल रही हूँ, चाहे वो उसके अपने मन की बातें हों, वो बड़बड़ा रही है, छोटी बच्ची है अभी, तो वो ये समझती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वो सामने वाला बिल्कुल समझ भी रहा है। वो ऐसा समझती है, वो उसको इस तरीके से देखते हैं जीन पियाजे। जबकि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो ये समझते हैं कि जो ये निजी भाषण होता है किसी भी बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निर्धारित करता है। क्योंकि जो निजी भाषण होता है, एक तो वो भाषा विकास में सहयोग करेगा उसका, क्योंकि निजी भाषण करेगा बालक तो कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा ना, वो कुछ ना कुछ बोलेगा तो उसका जो शब्दकोश होगा, जो उसका बोलने की आदत होगी वो भी बनेगी। दूसरा क्या होगा कि वो जब बातें करेगा तो अपने आसपास के जो लोग होंगे, आसपास के दोस्त वगैरह होगा, उसका समाज होगा, उससे इंटरेक्ट करना भी तो सीखेगा। तो उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होगा, संज्ञानात्मक विकास, वो होना शुरू हो जाएगा। वो उसको इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी कैसे है, या यहाँ पे देखो कि जीन पियाजे जो है इसे वो अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे ये मन समझेंगे कि ये निजी या अहम केंद्रित भाषा है उसकी। जबकि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो ये मानेंगे कि जो ये निजी भाषा है, इसके द्वारा निजी भाषा के द्वारा वो अपने जो क्रिया कर रहा है, जो भी आप काम कर रहा है, वो मुंह के बाहर भी बोल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उस काम को करने के लिए उसको क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, निर्देशन मिल रहा है। तो वो इस चीज़ को इस प्रकार से देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संज्ञान और संवेग यानी कॉग्निशन और इमोशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट जैसा कह रहा है कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते हैं।
ऑप्शन नंबर बी है कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं। और ऑप्शन नंबर डी है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु, अच्छा यहाँ पे पूरा होना चाहिए था, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार से पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट में गलती हो रखी है जी। कैसे? संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन और इमोशन। अभी हमने देखा कॉग्निशन क्या हुआ, मानसिक विकास, यानी कि किसी का ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, उसका बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, ये कॉग्निशन में आता है ना। और जो इमोशन होते हैं, इमोशन आपको पता ही है, संवेग कहते हैं जिसे हम कहते हैं हम दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें घृणा महसूस हो रही है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे इमोशन हैं। तो इन इमोशन और कॉग्निशन में बहुत ही गहरा रिलेशन होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पे हम ये मानते हैं कि अगर मंद बुद्धि बालक है, कोई मंद बुद्धि बालक है, तो उसका जो कॉग्निशन वाला डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा वो स्लो होगा। अगर उसका बुद्धि कमज़ोर है तो उसका जो मानसिक विकास होगा वो कमज़ोर होगा। अब उसका अगर मानसिक विकास कमज़ोर है, अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति रहती है, अब एक सामान्य बालक और एक मंदबुद्धि बालक दोनों अगर उस कंडीशन में जाते हैं, तो क्या दोनों उसी प्रकार से उस कंडीशन के लिए रिएक्ट करेंगे? आप एक चीज़ देखिए, अगर वहाँ पे बिल्कुल मतलब खुशी का माहौल है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामान्य बालक है, जो नॉर्मल बालक है, वो जाके वहाँ पे उस हिसाब से अपनी जो इमोशन है उनको दिखाएगा, हंसेगा, खुश होगा, इस प्रकार से। लेकिन मंदबुद्धि बालक से हम कह नहीं सकते हैं कि वो उतना ही खुश होगा या वो भी हंसेगा ही, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जो इमोशन और कॉग्निशन होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित, अब यहाँ पे देखो प्रभावित कैसे करेगा, अगर इमोशन किसी के कॉग्निशन को प्रभावित कर सकते हैं, किसी का इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो उसके संज्ञान को प्रभावित कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति इमोशन यानी कि इमोशनल जितना परिपक्व होता है इमोशनली, उसके अंदर मतलब इमोशनल को कंट्रोल करने का जितना ज़्यादा गुण होते हैं, वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी उतना ही क्या होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होता है। अब इमोशन पे कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, ये चीज़ें प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आएगा? भाषा आएगी, अनुराग आएगा, आकार आएगा, ईमानदारी आएगी। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा विकास मानसिक विकास के तहत आने वाला है जी। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये ईमानदारी, अनुराग, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ईमानदारी, अनुराग। तो आपको पता है कि ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये तो ईमानदारी, अनुराग, ये चीज़ें हैं आपकी, उनको बोलते हैं आपके, 1 मिनट है मैं इसको ढूंढ के रहा था। हाँ, तो ये जो अनुराग और ईमानदारी है ना, तो ये मानवीय मूल्यों में आता है। मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं जो। ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, नहीं कहते हैं ईमानदार है ये व्यक्ति, या ये भ्रष्टाचारी है, ये ईमानदारी, अनुराग, ये चीज़ें मानवीय मूल्य में आएंगी, ठीक है। तो मानसिक विकास के तहत ये चीज़ें नहीं आएंगी। आकार जो हो गया, आकार का मतलब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट से हो गया ये, फिजिकल डेवलपमेंट भी में ही तो आएगा, आकार बड़ा होना, छोटा होना, ये वगैरह। तो ये भी मानसिक विकास के तहत नहीं आएगी। जबकि जो भाषा होती है वो मानसिक विकास के तहत आएगी। किसी का जो भाषा विकास होता है वो उसके मानसिक विकास के तहत आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मानसिक विकास के तहत कौन सा आएगा, भाषा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह तो सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछा गया आपको कि जो हमारा क्या होता है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नई योग्यताएं हमें प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है भाई? तो इसमें ऑप्शन है आपके गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और होलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है, ये किसने कहा था, हरलॉक ने कहा था। हरलॉक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है? ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कितनों को पता है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट?
इसका जो हमारा प्रत्यय था वो किसने दिया है भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ऑप्शन दे रखे आपको, बंडूरा, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला जो प्रत्यय है वो दिया था। तो जब हम वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं उसमें हमने देखा है ये चीज़ें, अगर आपको ध्यान होगी, इस प्रकार से ये एक डायग्राम देखा होगा आपने। इसमें सबसे अंदर क्या रहता था कि यहाँ पे जो होता है कि वो चीज़ें रखी जाती हैं कि जो बच्चा खुद कर सकता था सबसे अंदर वाले स्पीयर में। उसके बाहर हम ये कहते थे कि यहाँ पे क्या है, ये ZDP है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा खुद तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति है, टीचर, उसके माता पिता, या कोई उससे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला उससे बड़ा है, तो वो उसको अगर वो चीज़ें सिखाएगा तो वो ये चीज़ें भी सीख सकता है। यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो है जो बच्चा कर सकता है किसी और की मदद से, किसी और की गाइडेंस में। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये किसने कहा था, ये हमारा वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने ये जो अपनी थ्योरीज दी है उसमें इस चीज़ की बात की है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाता, वाइगोत्स्की सही हो जाता। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा है कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.7 के समान उच्च है। और अंतिम है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि उसके परिवेश की भूमिका बच्चे के विकास में, उसका जो परिवेश होता है, उसका इन्वायरमेंट होता है, उसका जो उसकी जो भूमिका होती है उसका समर्थन कौन करता है, कि कौन ये मानता है कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें उसके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा मतलब उसकी भूमिका होती है, उसका योगदान होता है। ये कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इस चीज़ को दर्शाता है। तो देखो भाई, जो बच्चे होते हैं किसी को जल्दी प्रकरण करते हैं, अन्य ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसमें भी कोई हमें सेंस नहीं लग रहा है कि वो उसके परिवेश की भूमिका को दिखा पा रहा है। दूसरा है कि जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि बच्चे अलग अलग घरों में गए हैं। तो अलग अलग घरों में गए हैं तो उनका क्या होगा कि अलग अलग तरीके से उनको इन्वायरमेंट भी मिला होगा, उनका वातावरण परिवेश अलग अलग रहा होगा, और परिवेश अलग अलग होने के कारण उनकी बुद्धि लब्धि बराबर हो जाए, तो ये थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो हो सकता है कि बराबर हो, पर मतलब ये इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि परिवेश उसके परिवेश की भूमिका को निर्धारित नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए गए हैं। अब ये शारीरिक रूप से स्वस्थ की बात कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट को लेते हुए ये स्टेटमेंट भी उतने अच्छे से उसके इन्वायरमेंट वाले फैक्टर की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ये उसके स्वास्थ्य और जो शारीरिक विकास है उसको उसका मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जिनका शारीरिक रूप से स्वस्थ जो बच्चे हैं वो नैतिक रूप से भी अच्छे पाए गए हैं, वो ये चीज़ कह रहा है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा थोड़ा डिफाइन कर पा रहा है इस चीज़ को, कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अब देखो ये कैसे इस जो हमारा क्वेश्चन है इसके आंसर को डिफाइन कर पा रहा है। देखो ये कह रहा है कि कुछ दशाब्दियों मतलब कुछ सालों में, 10 दशाब्दी होती है, 10 सालों का एक ग्रुप है ना। तो बुद्धि लब्धि होती है जो बच्चे की, उसमें क्या हुआ है, औसत रूप से वृद्धि हुई है, यानी कि लोगों का जो बौद्धिक विकास है उसका स्तर थोड़ा ऊपर गया है। तो बच्चों मतलब जो उनका बौद्धिक स्तर ऊपर जाने का कारण है, यहाँ पे सालों की बात हो रही है ना, 10 साल, 10 साल कुछ कुछ सालों में, यानी कि 40-50 सालों की भी बात कर रहा होगा अगर ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके इन्वायरमेंट की बात हो जाएगी। कैसे, अगर माना बात 40-50 साल पहले जो हमारा चारों तरफ का इन्वायरमेंट था वो अलग तरीके का था, आज के जो बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है वो अलग तरीके से कर रहे हैं, मतलब अलग तरीका का मिल रहा है। तो जैसे भी आप जानते ही होंगे कि जो आज की जनरेशन है उसको जेन जेड भी कहते हैं, जनरेशन जेड। तो जनरेशन जेड क्या होगी, जो अपने से पहले वाली पीढ़ी होती है उससे उससे थोड़ा सा क्या होगी, मॉडर्न होगी, है ना। उसका बौद्धिक विकास उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे होगा। वैसे भी होता ही है, जो नई पीढ़ी आएगी उसका बौद्धिक विकास अपनी पिछली पीढ़ी से थोड़ा सा अगले लेवल में तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो इफ़ेक्ट है, उनके जो यहाँ पे जो उनके
बुद्धि का जो विकास हुआ है उनके इन्वायरमेंट के कारण हुआ ना। उनको कैसा वहाँ पे वातावरण मिल रहा है, उसके कारण ही तो उनका डेवलपमेंट उस हिसाब से हो रहा है, उनके बौद्धिक विकास उस हिसाब से हो पा रहा है, तभी तो उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ रही है। क्योंकि 50 साल पहले उनका इन्वायरमेंट कुछ अलग तरीके का था, आज का इन्वायरमेंट कुछ अलग तरीके का है, तो बच्चे का बौद्धिक विकास भी उसी हिसाब से हो रहा है। यानी कि बौद्धिक विकास बढ़ रहा है आने वाले सालों में, मतलब पिछले कुछ दशकों में उनका बौद्धिक विकास बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है भाई? कि जो शुरू में बच्चा आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि बिल्कुल चिल्ला देता है, अपना जो भी उसका इमोशन होंगे, उसको गुस्सा आया, उसको अच्छा लगा, उसको मतलब कुछ भी बोलना है तो वो चिल्ला देता है, रो देता है ना। वो बिल्कुल भी अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है, आसपास के लोगों, उनकी कोई भी वो नहीं करता है कि वो क्या समझ रहे होंगे ये वो, सो वो उनकी कोई परवाह नहीं करते हुए सीधे चिल्ला लेता है, उसके अपनी भावनाएं होते हैं उनको व्यक्त कर देता है चिल्ला करके। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में अच्छा जब प्रारंभिक विद्यालय में आएगा वही बच्चा तो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो उसके जो कंधे होंगे, गर्दन की पेशियां होंगी वो तन जाएंगी। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन परिवर्तन का जो सैद्धांतिक आधार हो सकता है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विकास निरंतर होता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। और अगला लास्ट कह रहा है कि विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो ठीक है भाई, इसमें सारे ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते तो हैं भाई। अब देखो यहाँ पे कैसे हम हमारे यहाँ पे अगर आप एक जनरल एस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो ये पूछ रहा है कि बच्चा क्या हो रहा है। बच्चा पहले तो चिल्ला लेता है जब वो घर में है, मतलब जब 2 साल से पहले है, वो ये कह रहा है कि बच्चा क्या करता है, सीधे चिल्ला के अपनी भावनाएं जो होती हैं उनको व्यक्त कर देता है, रो देता है, उसको भूख लग रही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो हंस देगा, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के जो भी करना है वो कर देता है। लेकिन जब वो वही बच्चा 2 साल अपनी स्कूल में जाएगा तो फिर वो अपने इमोशन पे हल्का कंट्रोल करने लग जाएगा, है ना। तो वो चिल्लाता नहीं है बल्कि उसके कंधे उचक जाते हैं और वो क्या कर रहा है, गर्दन की पेशियां तन जा रही हैं उसकी, है ना। तो वो थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पा रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसका इन चारों ऑप्शनों को देखूं तो इसमें जो बिल्कुल इसका सही से डिफाइन कर पा रहा है वो चीज़ों को, वो ऑप्शन नंबर ए कर पा रहा है। कैसे? विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ये ऑप्शन इस प्रकार से कह रहा है कि विकास जो होता है वो क्रमिक प्रकार से होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसीलिए इसको डिफाइन कर पा रहा है कि विकास का एक क्रम होता है, ये ऑप्शन ये कह रहा है। तो वो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की बातें कर रहा है, क्रम से रिलेटेड बात कर रहा है कि 2 साल से पहले वो चिल्ला के वो कर रहा था, फिर धीरे से उसकी उम्र बढ़ी, वो स्कूल गया तो वहाँ पे वो चिल्ला नहीं रहा है, थोड़ा सा मतलब अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहा है, कंधों को उचका रहा है और क्या कर रहा है, बाकी वो गर्दन की पेशियां तन जा रही हैं उसकी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो विकास हो रहा है वो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के क्रम की जो बात होती है, उसके जो ऑर्डर की बात होती है, वो यहाँ पे उस सेंस का हमें जो है वो यहाँ पे मतलब उस सेंस की बात आ जा रही है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि विकास क्रमिक प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट डॉट कर लिया है। क्या कर लिया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समायोजित यानी कि एडजस्टमेंट कर लिया है। दूसरा कह रहा है अनुकूलित यानी एडेप्टेड हो गई है वो। तीसरा कह रहा है समुचितता यानी कि अप्रोप्रिएटनेस आएगा वहाँ पे। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अंगीकार एडॉप्शन कर लिया है। तो देखो भाई, सीता को दाल चावल खाना उसने सीख लिया है, जब उसे दाल चावल देगी वो अपने हाथ से मिला करके उसको खाना सीख जा रही है। तो ये कुल मिला के उसने अगर मैं कहूँगा तो उसने अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट डॉट कर लिया है, यानी कि उसने अपने स्कीमा में उसको क्या कर दिया है, अडोप्टेड कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है इन चीज़ों को कि दाल और चावल को किस प्रकार से मिलाकर खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सॉरी हम पीछे आगे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डॉट डॉट की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो देखो भाई,
ऑप्शन आपके दे रखे हैं कि अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने, या ऑप्शन नंबर 3 है कि कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, या ऑप्शन नंबर डी है अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में। तो बेसिक सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे को जब प्राथमिक स्तर पे उसको खोज करने की अनुमति दे दी जाती है तो वो संतुष्ट होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम उसे हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है इस चीज़ से। तो वे ऐसा डॉट डॉट उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं, डॉट डॉट यानी कि अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में या अपनी 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 शक्तियों का उपयोग करने में। तो ऑप्शन नंबर ए देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे कि वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हम बच्चे को प्राथमिक स्तर पे कहते हैं कि तू खोज कर भाई, तू चीज़ों को एक्सप्लेन अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर, तो बच्चा खुश रहता है। अब वहीं पे अगर हम उसे हतोत्साहित करते हैं, हम उसको कहते हैं नहीं ये गलत है, ये मत कर, तो बच्चा क्या होता है, हतोत्साहित होता है। तो वो उससे क्या हो जाता है, व्यथित दुखी हो जाता है बच्चा। अब वो क्या करेगा, वो दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी उपेक्षा जो होती है उसको कम करने के लिए उसकी प्रेरणा के कारण करते हैं। मतलब जो उसकी उपेक्षा होती है उसको कम करने के लिए, उपेक्षा यानी कि जो हमने उसको उपेक्षा करने का इंग्लिश में क्या होगा सेंस यार, उपेक्षा करना किसी की, मतलब किसी को इग्नोर कर देते हैं हम। जब हम उसको इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो जो उस इग्नोरेंस वाली जो फीलिंग है उसको कम करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, हतोत्साहित हो जा रहा है। यानी कि वो इसी इग्नोरेंस वाली भावना को कम करने के लिए दुखी हो रहा है जब हम उसे क्या कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने आपको याद होगा तो उन्होंने जो हमारा नैतिक विकास होता है उसको लेकर के अपनी थ्योरीज दी थी। उन्होंने नैतिक विकास के लिए बेसिकली 3 स्टेजेस बताई थी, 3 स्टेज बताई थी। और उन स्टेज में भी प्रत्येक स्टेज में दो दो स्टेजेस सब स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब मैं जिनको अगर ये जिन्होंने पहले देखा होगा तो उनको याद होगा वो हिंज डायलेमा वाली जो कहानी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ बच्चों के समूह को एक कहानी सुनाई थी हिंज डायलेमा वाली, जिसमें कि उसकी पत्नी बहुत बीमार होती है, उसको दवाई चाहिए होती है, और वो क्या कर देता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो उसको दवाई नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करता है स्टोर मेडिकल स्टोर में चोरी करके अपने पत्नी को बचा लेता है दवाई ला करके। अब उसके बेस पे वो बच्चों को अलग अलग एज स्टेज के बच्चों को कंडीशन रख के पूछते हैं कि उसने सही किया है गलत किया है, अगर सही किया है तो क्यों किया है, अगर गलत किया है तो क्यों किया, मतलब गलत क्यों किया है, और अगर सही किया है तो उसे क्या मिलना चाहिए, अगर गलत किया है तो उसको क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए वगैरह। तो उसके बेस पे उन्होंने जो नैतिक विकास होता है बच्चे के उस पर बातें की है। तो अब ये कह रहा है कि जो बच्चा है वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, है ना। यानी कि प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा होगा वो बेसिकली 10 साल से कम उम्र का ही तो होगा। कक्षा 5 तक हम प्राथमिक विद्यालय मानते हैं, तो 10 साल से कम उम्र का बच्चा होगा या 10 साल तक की एज का बच्चा होगा। तो देखो जो ये बच्चा होगा ये कौन से वाले जो गुण होगा इनमें से उनको उनका अनुसरण करेगा। पहला है कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण वाला, दूसरा है कि व्यक्तिगता और विनिमयता वाला, तीसरा है अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंध वाला, और चौथा है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार वाला। ठीक है जी, मैं इन सबको हल्का लगला एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो आज्ञा पालन करता है भाई। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण ये मतलब है कि आज्ञा पालन वो इसलिए कर रहा है कि वो समझता है कि अगर मैं आज्ञा पालन करूँगा तो मेरे को पुरस्कार मिलेगा, अगर नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा। ये वाली स्टेज तो ये होती है। दूसरी स्टेज वो है व्यक्तिगता और विनिमय वाली। व्यक्तिगता का और विनिमय का अर्थ है विनिमय, जैसे कि अगर मैं वो किसी बच्चे को कुछ देता है तो वो उससे भी उम्मीद करता है कि वो भी उसके बदले में मुझे कुछ दे। और व्यक्तिगता का मतलब है कि व्यक्तिगता का मतलब होता है जी आपका जैसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगता, हाँ वही है यार, व्यक्तिगता और विनिमय वही है कि हाँ वो मतलब वो चाहेगा कि जैसे मेरे साथ व्यवहार हो रहा है या मैं जैसे व्यवहार कर रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ यही व्यवहार करे, है ना। और विनिमय हो गया कि अगर मैंने किसी चीज़ को किसी के साथ कुछ शेयर किया है तो उसके बदले में वो भी मेरे से कुछ शेयर करे। और जो अच्छे अंतर्व्यक्तित्व संबंध वाला व्यक्ति है ये हमारा जो ये सेकंड स्टेज होती है इसकी उसमें पाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि किशोर अवस्था तक वाली जो स्टेज होती है
ये जो सेकंड स्टेज होती है ये लगभग 10 से 13 साल में होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब है कि वहाँ पे बच्चा ये समझ जाता है कि हम अगर किसी के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे साथ उसी प्रकार से अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। तो ये वाली स्टेज तो सेकंड स्टेज में आ जाती है। और जो ये वाली लास्ट स्टेज आती है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार वाली, तो ये सबसे लास्ट वाली स्टेज में आती है। जो तीसरी स्टेज की लास्ट स्टेज होती है, यानी कि यहाँ पे ये मान लो कि 13 साल से ऊपर और मैच्योरिटी तक समझ लो इसको, है ना। तो सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि सामाजिक अनुबंधन वो ये यहाँ पे ये समझ जाता है कि समाज में रहने के लिए हमें कुछ जो नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और जो होता है किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनको उनको मतलब हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ ना कुछ ये चीज़ें होती हैं, वो ये चीज़ें समझता है। तो ये तो लास्ट वाले में आता है, ये हमारे सेकंड स्टेज में आता है। और ये जो दोनों स्टेज हैं ये हमारे फर्स्ट स्टेज में आती है। यानी कि जब बच्चा कब वो कितने साल का होता है, जब बच्चा आपका 4 से लेकर 10 साल तक का होगा, यानी कि प्राइमरी जो प्राइमरी स्कूल उसी स्कूलिंग की एज होती है उस की एज का होगा, तब बच्चा इन दो स्टेज में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन नंबर ए और बी को डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो, ऑप्शन ए और बी सही है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए। आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। कि 6 से जो 11 वर्ष के बालक होते हैं उनकी विशेषताएं बतानी है हमें। कि बालक स्वाभाविक रूप से एक सक्रिय अधिगम करता होता है, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होता है, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, या बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। रुचि नहीं रखते हैं नेगेटिव सेंस में बात हो रही, इसको हटा दो। सीखने के लिए शिक्षकों पर भी निर्भर होते हैं, ये भी हटा दो। अब देखो जहाँ पे बात आती है कि बालक स्वाभाविक रूप से सक्रिय अधिगम करता होते हैं, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में बात की गई है, सही हो सकता है। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की विशिष्टताओं की बात करूं, तो यहाँ पे विशिष्टताओं में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है कि बालक स्वाभाविक रूप से क्या होता है, सक्रिय अधिगम करता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। आई होप जो ये वीडियो थी उसमें जो हमारा एक्सप्लेनेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है कि हमें किस प्रकार से इन मतलब अपनी जो वीडियोस हैं उनमें थोड़ा बहुत ये चेंज करने चाहिए, या ये चीज़ें अच्छी हैं ये चीज़ें ख़राब हैं इनमें सुधार हो सकता है, वो आप सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम उन पे विचार करेंगे, उनको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इसी प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें जो इसी प्रकार की वीडियो हैं उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।